This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 6, Gender Equity. Unit 6.4, Writing. Narrative essay और समरी राइटिंग की मज़ीद प्रैक्टिस होगी इस यूनिट में. यूनिट नंबर 6, राइटिंग. यूनिट 6.4, राइटिंग. नरेटिव एसे, बयानिया मजमून लिखने की मज़ीद प्रैक्टिस है यहाँ पर. एज डिस्कस्ड इन यूनिट 2.4, यूनिट 2.4 में पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, आप पढ़ चुके हो कि नैरेटिव ऐसे किस तरह से लिखते हैं. और नैरेटिव ऐसे फोकसेस ऑन टेलिंग अ स्टोरी, यानी ऑलमोस्ट एक स्टोरी राइटिंग को ही हम नैरेटिव ऐसे कहते हैं. यानी इसमें पूरा वाकया या इंसिडेंट बयान किया जाता है, स्टोरी बताई जाती है. इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट, ज़रूरी मालूमात जो किसी खास वाक़े से मुतालिक हों वो बताई जाती हैं. जैसा कि when and where the event or incident took place, जो वाक़या हम बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था. what happened, mention significant details, क्या हुआ था, अहम मालूमात को शेयर करें, उनको बताया इससे में. what is its significance at the personal, societal and country level, इनफरादी तौर पे, ठीक है, या फिर माशरती तौर पे या इज्तमाही तौर पे इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या असरात हो सकते हैं. इस लेवल के ऊपर आप इसको डिस्कस करें लास्ट पे. तो नैरेटिव ऐसे को आपने पहले भी किया है, इसको पढ़ा है, समझा है यूनिट 2 में. जैसे कि आपने एक्सरसाइज 1 में 2 ब्रदर्स की स्टोरी इन अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव ऐसे पढ़ी थी. अब इसकी एक्सरसाइज 1 क्या है. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3. Go back to unit 2.4 and read the tips on writing a narrative account. 3 स्टूडेंट मिलके कंबाइंड स्टडी के तौर पर बैठिए, ग्रुप फॉर्म करें और फिर यूनिट नंबर 2.4 ओपन करें, पेज नंबर 40. उसमें डिटेल्स हैं नैरेटिव ऐसे कैसे लिखते हैं, उन सबको आप फिर से रिवाइज करो. फिर आपने क्या करना है. नेक्स्ट, इमेजिन यू आर रिपोर्टर्स फॉर अ न्यूज़पेपर. आप एक सिचुएशन सपोज करो, जैसे कि आप किसी न्यूज़पेपर का यानी अखबार के रिपोर्टर हो. एन इम्पॉर्टेंट इवेंट हैज़ टेकन प्लेस इन योर एरिया. आपके इलाके में जहाँ आप रहती हो एक बहुत अहम वाक़या हुआ है. एंड यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट एंड सबमिट इट फॉर पब्लिकेशन. तो आपको इस वाक़े से मुतालिक एक रिपोर्ट बनानी है और उसको फिर पब्लिश करवाने के लिए सबमिट कराना है. तो ईच वन ऑफ यू शुड थिंक ऑफ वन इम्पॉर्टेंट इवेंट, इंसिडेंट, कोई भी एक अहम वाक़ये के बारे में आप में से हर एक को सोचे. That you would like to report, जो आप बताना चाहो उस रिपोर्ट में. Share your stories with each other. अपनी स्टोरीज तीनों के साथ डिस्कस करें आपस में तीनों स्टूडेंट. Select one of the stories for writing a report. उन तीनों में से जो आपको बेहतर लगे. 3 आइडियाज़ हो गए ना आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग से. उन तीनों में से एक आप सिलेक्ट करो. Then follow the steps given in unit 2.4. Exercise 3 to write a narrative essay. उसके बाद आपने इसको कैसे लिखना है कि यूनिट 2.4 में जो एक्सरसाइज 3 है उसको आपने देखते हुए, यानी एक्सरसाइज 3 है पेज नंबर 42 के ऊपर, उसमें सारे पॉइंट्स हैं कि आपने खुद से कैसे करना है इसको. उन सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप अपना ऐसे नरेट करो, यानी लिखो उस वाक्य को. आपने ऐसे तो नहीं लिखना, आपने एक तरह की रिपोर्ट बनानी है उस वाक्य से रिलेटेड. यूनिट नंबर 6.4 राइटिंग. समरी राइटिंग है, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस है कि समराइज यानी कि खुलासा. समराइज कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं, खुलासा कैसे लिखते हैं किसी चीज़ का, किसी टॉपिक. अ समरी गिव्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक. गो टू यूनिट 2.4 एंड रीड अगेन द डूज एंड डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग. आपने वहाँ पे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं. पहले भी कहा था कि समरी लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. वो बॉक्स डूस में थी और डोंट्स में क्या था कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जब आप समरी लिख रहे हो. जैसे रिपीट नहीं करना वर्ड्स को,
और ओरिजिनल टेक्स्ट से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कराना, क्रिटिसाइज नहीं करना समरी में, और ना ही ओरिजिनल टेक्स्ट को चेंज करने की कोशिश करनी है, जैसे उसमें कुछ डेट्स वगैरह या रियल फैक्ट्स होते हैं, और अपना ओपिनियन भी नहीं देते। यानी ये कोई ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ समरी वो होती है जो लिखा हुआ राइटर ने एज इट इज़ उसको शॉर्टली मुख्तसर उसकी बातों को बता देना कि राइटर ने ये कहा है, अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करते। और लिखते हुए इसको समराइज करते हैं, यानी शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, खास पॉइंट सारे मेंशन करते हैं, और इसमें वर्ड्स को रिपीट नहीं करते और ज़रूरी डिटेल्स देते हैं, ठीक है। फिर भी आप डिटेल में पेज नंबर 43 के ऊपर मेंशन है, वहाँ से आप दोबारा से देखिए, और इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अब आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। एक्सरसाइज 2 क्या है? वर्क इन पेयर्स। Read the following passage and underline the main ideas, words in each paragraph. Do not include any details. The first paragraph has been done as an example. अब ये कि नीचे पैसेज दिया गया है, पूरा टेक्स्ट है, आपने इसको पढ़ना है, पहले पढ़ के समझना है, समझते हुए या एक दफ़ा फिर जब आप दोबारा पढ़ो तब आप पेंसिल लेके आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप अंडरलाइन कर लो कि इन चीज़ों को ज़रूरी मेंशन करना। फिर जब आप समराइज करने लगो, खुलासा लिखो, तो फिर सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके आप जस्ट उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। कुछ टेक्स्ट में से लिया, कुछ खुद से ऐड किया और उसको डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कि 1/3 हिस्सा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, समरी शॉर्ट होती है, ओके। इतनी भी शॉर्ट नहीं होती, जैसे कि सेंट्रल आइडिया बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन समरी किसी भी साइज का 1/3 होती है, टेक्स्ट के साइज का ऑलमोस्ट। तो हम पहले टेक्स्ट को समझते हैं, इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, समरी लिख लेंगे। यूनिट नंबर 6.4, एक्सरसाइज नंबर 2। Helen Keller. How fortunate are those who are born into this world with 2 eyes to see all its beauty. इसमें कोई शक नहीं, कितना खुशकिस्मत होता है वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी होती हैं और उसके पास दोनों आंखें मौजूद होती हैं कि वो इस दुनिया की खूबसूरती को देख सके। But there are some unfortunate people who can neither see nor hear. कुछ ऐसे लोग, कुछ बदकिस्मत लोग इस तरह के भी होते हैं दुनिया में जो कि ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। They cannot see the lovely flowers blooming in the gardens. ना तो वो खूबसूरत फूलों को देख सकते हैं जो बाग में खिलते हैं, बागों में, or hear the birds singing sweet songs, और ना ही खूबसूरत परिंदों को सुन सकते हैं जो चहचहा रहे होते हैं। But worse is the fate of those who could see and hear once and then no more. लेकिन उससे भी बैड लक क्या है कि ऐसे शख्स या ऐसे लोग जिनकी कैसी किस्मत हो कि वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन फिर किसी बीमारी की वजह से उनकी जो ये सलाहियत होती है वो चली जाती है। However, many of them are courageous and bold. ताहम उनमें से बहुत कुछ लोग इस तरह के हैं जो बहुत बोल्ड यानी बहुत बहादुर भी हैं, हौसलामंद होते हैं। They accept the challenge of their fate. वो अपनी किस्मत का चैलेंज कबूल करते हैं and try to live for life cheerfully. और ज़िंदगी को खुशी से गुजारने की और हिम्मत से गुजारने की कोशिश करते हैं। One such brave and courageous person was Helen Keller. इसी तरह एक बहुत हौसलामंद खातून है हेलन केलर जो बहुत बहादुर थी, उनका जिक्र है यहाँ पर। Helen Keller was born in 1880 in a little town of the United States of America. USA में पैदा हुई हेलन केलर 1880 में। Up to the age of 2, she was quite a normal child. जब उसकी उम्र 2 साल की थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह सब कुछ नॉर्मल था उनका, वो सुन सकती थी, बोल सकती थी, everything was okay. She could see and hear everything. वो सब कुछ देख सकती थी और सुन भी सकती थी नॉर्मली। इन फरवरी 1882 में क्या हुआ? लिटिल हेलन फेल सीरियसली इल and became blind and deaf.
हेलन कलर बीमार हो गई, बहुत सख्त बीमार हो गई, और फिर क्या हो गया, वो ब्लाइंड हो गई और डेफ हो गई, यानी कि नाबीना, देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, बहरी भी हो गई और अंधी भी। हर पेरेंट्स वर वेरी सैड, उसके जो वालिदैन थे वो बहुत उदास हो गए, बहुत गमगीन हो गए, बट दे नेवर गेव अप। गेव अप का मतलब हिम्मत हारना, तो नेवर, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, दे नेवर लॉस्ट होप, उन्होंने उम्मीद भी नहीं छोड़ी कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। When Helen was 7 years old, जब हेलन 7 साल की होगी, her life changed completely, उसकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई, पूरी तरह से बदल गई, तब्दील हो गई। Her father heard about Miss Sullivan, a woman who had become blind at one time, but she was one of those lucky few who regained their sight. ये उन खुशनसीब लोगों में से थी जो कि कभी नाबीना हुई, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो ठीक हो गई। तो दिस woman chose to thank God for his kindness by helping other blind people. तो इस खातून ने ये फैसला किया कि वो लोगों की, अंधे लोगों की खिदमत करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगी, क्योंकि वो खुद ठीक हो गई है, एंड ब्रिंगिंग होप एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स, और इस जरिए से वो उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आएगी और उम्मीद लेकर आएगी। Then what happened? Helen's father approached her. हेलन के फादर ने उनसे रब्ता किया and asked her to come and look after his blind child. और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि वो आए और उसकी जो ब्लाइंड बच्ची है उसको लुक आफ्टर करें, उसकी देखभाल करें। मिस सलीवन अग्रीड एंड स्टार्टेड टीचिंग हेलन। मिस सलीवन एग्री हो गई, रजामंद हो गई, उन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। One day the two of them went to the river bank. एक दिन दोनों दरिया के किनारे गए। Miss Sullivan took Helen's hand and dipped it in the water. मिस सलीवन ने हेलन का हाथ लिया और उसे पानी से गीला किया, ठीक है, पानी में डिप किया। Slowly she made her write. फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने हेलन से लिखवाया। क्या लिखवाया? Water in the sand, मतलब लेटर्स बताए जा रहे हैं कि स्लोली स्लोली उसका हाथ पकड़ के उसी से रेत के ऊपर वाटर लिखवाया। She made Helen do the same thing several times. उसने फिर हेलन को कहा कि आप बार बार इस तरह से करो। तो हेलन ने इस प्रोसेस को रिपीट किया कितनी दफ़ा, एंड फाइनली हेलन कुड स्पेल द वर्ड वाटर, और फिर हेलन उसकी स्पेलिंग जान गई कि वाटर वर्ड के क्या स्पेलिंग होते हैं। हेलन फेल्ट excited because she knew that at last there would be some light in her dark world. अब इससे हेलन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, यानी खुश हो गई, उम्मीद जाग गई कि अब उसकी दुनिया में, अंधेरी दुनिया में लाइट आ सकती है, रोशनी आ सकती है, उम्मीद की किरण हो जाती है ना। जब एकदम बंदा बिल्कुल सुस्त हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही हो, तो बहुत मुश्किल में थोड़ी सी भी बेटरमेंट आती है, तो ऐसे ही लगता है कि उम्मीद की किरण जाग उठना उसको कहते हैं। तो इससे उम्मीद बन गई उसके लिए। The work was very slow and difficult. काम तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता था और बहुत मुश्किल भी था, but Miss Sullivan was very kind and patient. लेकिन मिस सलीवन बहुत ज़्यादा मेहरबान थी, बहुत ज़्यादा सब्र वाली थी। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करते, she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. उन्होंने हेलन को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे कि दरियाओं के बारे में, पहाड़ों के बारे में, मतलब जनरल नॉलेज टॉपिक्स के ऊपर, हिस्ट्री का कुछ बताया, जियोग्राफी के बारे में। शी इवन टॉट हर हाउ टू काउंट एंड हाउ टू डू सम्स। फिर उसने हेलन को ये भी सिखाया कि काउंट कैसे करते हैं, या कुछ सवालात, नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह वो कैसे होती है। When Helen was 8, जब हेलन 8 साल की हुई, she was sent to school for blind children. तो उसको स्कूल भेज दिया गया, ब्लाइंड चिल्ड्रन के स्कूल में। Although Helen was blind and deaf, she could speak. अगरचे हेलन नाबीना थी और सुन भी नहीं सकती थी, बहरी थी, लेकिन वो बोल सकती थी। But she had forgotten how to speak. लेकिन थोड़ा सा यही इशू था कि वो भूल चुकी थी, या उसकी प्रैक्टिस नहीं थी कि बोलना कैसे है।
Her teacher was aware that often people who could not hear did not speak. उसकी टीचर ये समझ सकती थी कि जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सुनेंगे नहीं तो उनके लिए बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है कि बोलने का ताल्लुक सुनने से है. हम बोल सकते हैं, हर चीज़ की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को दी होती है, लेकिन हम जब एक छोटा सा बच्चा होता है और जब किसी को सुनता है, जब साउंड्स को, वॉइसेस को, डिफरेंट वर्ड्स को सुनता है, उन्हीं को रिपीट करता है, तो फिर वो बोलने के काबिल हो जाता है. तो अगर बहुत अरसे तक कोई शख्स सुनेगा नहीं तो फिर उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो जाता है. तो ये पॉइंट उसकी टीचर को पता था. बिकॉज वी स्पीक द वर्ड्स एंड लैंग्वेज दैट वी हियर. हम जो ज़ुबान में जो भी सुनते हैं वही हम बोलते हैं. सो शी स्टार्टेड हेल्पिंग हर टू रीगेन हर स्पीच. अब टीचर ने उसकी मदद करना शुरू कर दी ताकि वो फिर से बोले, अपनी बोलने की सलाहियत को मेंटेन करे. She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips at the same time of the speaking. अब उसने किस तरह से उसकी हेल्प की कि वो जो हेलन की फिंगर्स थी, क्योंकि फिंगर्स और की हेल्प की वजह से उसने उसको वाटर वर्ड लिखना सिखाया, यानी कुछ स्पेलिंग वगैरह की आइडेंटिफिकेशन कराई. अब जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी मूवमेंट हो रही होती है लिप्स की, तो हम उसने उसके फिंगर्स को ये मूवमेंट फील कराई ताकि वो सोचे कि ये क्या है, अच्छा ये बोला जा रहा है, स्पीकिंग एक्टिविटी है, तो वो भी कोशिश करे, जो वो माइंड में सोच रही है उसको कहने की कोशिश करे. सो हेलन डिड मैनी एक्सरसाइजेज ऑफ दिस काइंड. इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस की हेलन ने, और फिर फाइनली क्या हुआ, एंड फाइनली एट द एज ऑफ 10 शी वॉज एबल टू स्पीक अगेन. फिर 2 साल के बाद मजीद प्रैक्टिस 2 साल की, जब 10 साल की हो गई तो फिर वो फिर से उसने बोलना शुरू कर दिया. एंड व्हाट अ जॉय शी एक्सप्लेन्ड. उसने बड़ी खुशी से इसका इजहार किया कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब वो बोल सकती है. बाय एंड बाय शी लर्न टू रीड बुक्स. फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसने किताबें पढ़ना भी शुरू की. अब वो कैसे, दीज बुक्स वर प्रिंटेड इन अ स्पेशल लैंग्वेज डेवलप फॉर ब्लाइंड पर्सनस. ये किताबें ब्लाइंड पर्सनस के लिए ही स्पेशली बनाई गई थी, जिसको ब्रेल कहते हैं. द वर्ड्स वर रिटन विथ रेज्ड पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रिंटेड. यानी इसके ऊपर जो लेटर्स थे वो इस तरह के थे कि इसको फील किया जाए, यानी उभरे हुए मटेरियल के साथ, ठीक है, रेज पॉइंट्स थे उनके, ये कैसे है, ये किस तरह से है, स्पेशल जिसको ब्लाइंड पर्सन समझ सकें, इस तरीके से उसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए थे. एंड शी रीड दैम बाय टचिंग दैम. और फिर वो टच करने के बाद, क्योंकि स्पेलिंग्स भी उसको आते थे, अब स्पेलिंग्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी, तो उसने फीलिंग के साथ उनको पढ़ना शुरू किया. इन दिस वे शी वॉज एबल टू रीड एज मच एज अदर पीपल कुड. इस तरह से वो इस काबिल हो गई कि वो दूसरे लोगों की तरह पढ़ सके. शी पास्ड ऑल हर एग्जामिनेशंस इजीली. उसने अपने सारे एग्जाम बड़ी आसानी से पास किए. शी वेंट टू कॉलेज एंड देन टू द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. वो कॉलेज भी गई, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी चली गई. फिर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विदाउट डिफ़िकल्टी. फिर हेलन केलर ने किसी भी मुश्किल के बगैर बड़े आराम से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया. एंड इन फैक्ट शी प्रूव्ड टू बी अ बेटर स्टूडेंट देन मेनी अदर्स. असल में वो बहुत अच्छी स्टूडेंट रही और उसने अपने आप को साबित किया कि वो बहुत सारे स्टूडेंट में एक नुमाया स्टूडेंट है. हर टीचर्स लव्ड एंड एडमायर्ड हर. उसके टीचर्स उसको पसंद करते थे और उसकी तारीफ भी करते थे. इन 1956 हेलन केलर विजिटेड पाकिस्तान. हेलन केलर 1956 में पाकिस्तान में आई. शी वॉज 76 बट स्टिल वेरी एक्टिव. उस वक्त उसकी उम्र 76 ईयर्स की थी, यानी 76 साल, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्टिव थी. शी केम टू पाकिस्तान टू सी हाउ शी कुड हेल्प अदर डेफ एंड ब्लाइंड पीपल. वो पाकिस्तान में ये देखने आई कि वो किस तरह से जो अंधे और जो बहरे लोग हैं उनकी मदद कर सकती है. She addressed many gatherings and encouraged those with similar shortcomings. उसने बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात की, खिताब भी किए, स्पीच वगैरह से अपनी गैदरिंग्स में गई. She also visited the school for the deaf, dumb and blind in Karachi. कराची में डेफ, डम्ब और ब्लाइंड
स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल है उसको भी उसने विजिट किया, ठीक है, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कहते हुए, ये उनसे खिताब करते हुए, शी सेड, उसने कहा, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ टू बी विद यू माई सन्स एंड डॉटर्स। उसने कहा कि आप सबके साथ मैं यहाँ पर हूँ, कितना अच्छा मुझे लग रहा है। ऑलवेज बी हैप्पी एंड चीयरफुल, हमेशा खुश रहो। नेवर कर्स योर फेट, अपनी किस्मत को कभी भी बुरा भला मत कहना। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम सब कुछ कर सकते हो। ये उम्मीद का पैगाम था और एक करिश का पैगाम था कि उसने अपने मैसेज के थ्रू उनको कहा कि किसी चीज़ की कमी है तो इससे परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत और मेहनत हो तो सब कुछ इंसान अचीव कर सकता है। She also praised the volunteers who were working and teaching there with so much zeal and selfless dedication. फिर उसने उन लोगों की भी और उन वॉलंटियर्स की भी बहुत तारीफ़ की जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे उनको बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़े खुलूस के साथ, क्योंकि उनको कोई गर्ज नहीं था, वो बस खिदमत कर रहे थे वहाँ पे। एक्सरसाइज 3, अब हमने सारी रीडिंग कर लिया टैक्सी हेलन केलर के बारे में जो था। अब आपने क्या करना है, वर्क इन पेयर्स, यूज द अंडरलाइंड वर्ड एंड राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। अब आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए समराइज करना है इस पूरे टेक्स्ट को। आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इस टेक्स्ट का, उसकी समरी कर दी गई है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए ऑलमोस्ट कितनी लाइंस बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स है ऑलमोस्ट पेज नंबर 150 पे। तो इनके लिए ये देखिए यहाँ पे 4 अप्रॉक्सीमेटली लाइन्स, यानी कि शॉर्टली उस पैराग्राफ को यहाँ पर किया गया है, प्रिसाइज किया गया है। तो देखिए कैसे किया गया है। मोस्ट पीपल आर वेरी लकी एज दे कैन सी ऑल थिंग्स अराउंड देम, बट सम पीपल कैन नॉट सी और हियर। हाउएवर there are also those unfortunate ones who could once see and hear but are now blind and deaf. Some such people are brave and they take this as a challenge. One such person was Helen Keller. तो shortly उन्होंने पहले पैराग्राफ को समराइज कर दिया, बता दिया है। After you have written the summary, exchange your work with another pair, read each other's work and give feedbacks stating that what is good and what needs to be changed. तो आपने ग्रुप स्टडी करनी है, यानी ग्रुप फॉर्म करके आपने इस एक्सरसाइज को करना है, या आप खुद इंडिविजुअली भी कर सकते हो। पूरे पैसेज को आपने समराइज करना है। हम मॉडल के तौर पे एक समराइज्ड पैसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मॉडल है, आप खुद से इसको कंपोज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये समरी है, ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट है, इसको आपने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना है। ये आइडिया के लिए आपको प्रोवाइड की गई है कि इस तरह से आप समराइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बयान की गई हैं। इसमें स्टार्टिंग में आपने वही पैराग्राफ जो कि दिया गया है वो आपने लिखना है, पेज नंबर 152 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है उसको आपने ऐड करना है इसमें। जैसे मोस्ट पीपल आर वेरी लकी एज दे कैन सी ऑल थिंग्स अराउंड देम, but some people cannot see or hear. However, there are also those unfortunate ones who could once see and hear but now blind and deaf. Some such people are brave and they take this as a challenge. One such person was Helen Keller. ये पहले इंट्रोडक्शन लेके इस तरह से पूरा पैसेज लिख के इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करें। Helen Keller was born in the United States of America. When she was 2 years old, she could see and hear. She became blind and deaf in 1882. When Helen Keller was 7 years old, her father hired Miss Sullivan, who had recovered from her blindness and had been helping the blind people. ठीक है, किस तरह शॉर्टली हमने सारी इतनी लंबी बात को शॉर्टली प्रिसाइज करके यहाँ पे बयान कर दिया। आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। यहाँ पे आपको आइडिया दिया गया है कैसे शॉर्टली प्रिसाइज करके समराइज करते हैं। मिस सलीवन स्टार्टेड टीचिंग हर विद द वर्ड वाटर। शी टॉट हर जनरल नॉलेज एंड कैलकुलेशंस। एट द एज ऑफ 8 she started going to blind children's school.
शी मीन्स के हेलन केलर ने स्कूल जाना स्टार्ट किया. द टीचर इम्प्रूव्ड हर स्पीच एंड स्पीकिंग पावर थ्रू मूवमेंट्स ऑफ लिप्स. Then she started speaking at the age of 10. What a joy! It was her exciting gesture. जब उसने बोलना स्टार्ट किया ना. तो इसमें आपने वाटर जो वर्ड है इसको आपने मेंशन करना है, स्पेशली कि किस तरह से वो लोग दरिया के किनारे गए थे. One day both of them went to the river bank. Then what happened? Miss Sullivan took Helen's hand and dipped it in the water, and slowly she made her write water in the sand. तो रेत पे उससे लिखवाया था उसने. इस चीज को आपने मेंशन करना है. So next, the teacher improved her speech and speaking power through movements of lips. She started speaking at the age of 10. What a joy! It was her exciting gesture. फिर क्या हुआ? Then she learned reading through Braille, in which the words are written with raised points. ये जो स्पेशल बुक्स है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, उसके थ्रू उसने रीडिंग सीखी. She graduated from the Harvard University. और इसके बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि she proved herself to be the best or to be a better student. And all the teachers praised her and loved her and liked her. ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो. And then she visited Pakistan in 1956 at the age of 76. She encouraged the deaf, dumb and blind students in Karachi through her inspirational speech. She conveyed the message of hope and confidence to achieve success to the special students. ये करने के बाद आप यहाँ पे उसके वर्ड्स ऐड कर सकते हो जो डायरेक्ट स्पीच में उसके वर्ड्स हैं. इन्वर्टेड कॉमर्स में जो हैं पेज नंबर 151 पे. How wonderful it is to be with you, my sons and daughters. Always be happy and cheerful. Never curse your fate. You can do everything in this world. इन वर्ड्स को आप हेलन केलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए उसमें भी आप कोट कर सकते हो. बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है. और स्टार्ट पे आपने वही जो पैराग्राफ बुक में दिया गया है स्टार्ट उससे करना है. इसमें ये यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ये ऐड कर सकते हो. और इसके अलावा जो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए बताई हैं कि यहाँ पे आपने ये ऐड करना है. जैसे वाटर वर्ड कैसे लिखवाया था उसने, सैंड पे लिखवाया था उससे. ठीक है. फिर टीचर्स, जब वो स्टूडेंट थी हेलन केलर, तो टीचर्स कैसे उसको पसंद करते थे, एडमायर करते थे. उसने अपने आप को प्रूफ किया कि वो अच्छी स्टूडेंट है. और फिर लास्ट पे ख़त्म करते हुए उसके वर्ड्स वो आपने मेंशन करना है. जो डायलॉग्स हैं, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू बी विद यू. अब ये सारी टेक्निक्स इस तरह इसलिए आपको बताई जाती हैं ताकि रियल में वाकई में आप लोग कुछ सीखो, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करो. क्योंकि ऑलमोस्ट आपका पेपर भी इसी बेसिस पे आएगा दिस ईयर, जो कि इस बुक की इन सारे लेसन्स की, इन चैप्टर्स की डिमांड है. सो क्रिएटिविटी को आप प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव करते जाएं. Thank you very much for listening to the instructor of